सभी साथियों को जय मूल निवासी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, शायद रोटेट नहीं हो पा रहा, इसलिए देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। साथियों, जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि 10 तारीख को हम विश्व आदिवासी दिवस और क्रांति बाला फूलन देवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी लेकर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसे भारत में सिर्फ आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया या क्यों प्रसारित किया गया, जबकि इंडिजीनियस का मीनिंग होता है वहाँ के मूलवंशी। जो वहाँ के मूलवंशी यानी मूल निवासी लोग होते हैं, उनको इंडिजीनियस कहा जाता है। देश के प्रत्येक, दुनिया में प्रत्येक देश के अंदर इंडिजीनियस पीपल पाए जाते हैं, जो वहाँ के मूलवंशी होते हैं, मूल निवासी होते हैं। लेकिन यहाँ भारत के अंदर इसको एक तो देर से लाया गया, पहले तो इसका पता ही नहीं लगने दिया गया। उसके बाद में जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा और जब इसकी जानकारी होने लगी तो यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक इसे आदिवासी दिवस के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए हमने आज का विषय यहाँ इस चर्चा को लेकर के रखा है कि क्या वास्तविक इसका मीनिंग क्या है, या फिर ये शब्द जो है वो किन लोगों पर लागू होता है, किन के लिए लागू होता है। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो दिन है वो खास दिन है। 9 अगस्त कल था, इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में कल मनाया गया। पूरी दुनिया ने मनाया, भारत में भी मनाया, सब जगह लोगों ने घर घर और गांव-गांव में मनाया। और उसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगा कि कल जिस तरीके से प्रोग्राम आयोजित हो रहे थे या होने वाले थे और हुए, उसके मुताबिक सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। तो सभी लोगों की बात में लोगों को सुनने में और समझने में भी तकलीफ होती है। इसलिए हमने एक दिन बाद का समय निर्धारित किया कि हम 10 तारीख को इस पर बात करेंगे। और 10 तारीख जो आज है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज का दिन जो है वो एक ऐसी वीरांगना के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसे बामसेफ की भाषा में क्रांति बाला फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। और फूलन देवी कौन थी, क्या उसके साथ हुआ था और किस तरीके का उसने जीवन जिया और आखिर में किस तरीके से वो राजनीति में आई, ये तमाम चीज़ों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने उनकी बैंडेड क्वीन के नाम से फिल्म बनी थी, उसको देख करके कुछ कहानी को समझने की कोशिश की या जानकारी ली। कुछ लोगों ने बामसेफ के माध्यम से, बामसेफ के मंचों के माध्यम से और फूलन देवी की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में इस बात को लेकर के जानकारी हासिल की। मगर कुछ जानकारियां ऐसी है जो मैं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को बधाई के साथ साथ ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि फूलन देवी जिस तरीके से उसके साथ में हुआ और जिस तरीके से उसको पेश किया गया, तो मैं एक सच्ची कहानी, घटना बताना चाह रहा हूँ जो मेरे जीवन की है। मैं दिल्ली में गया था और उस समय फूलन देवी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ी थी। उससे पहले जब 13 दिन की सरकार बनी थी, तो 13 दिन की सरकार में वो इलेक्शन जीत कर आई थी पहली बार। लेकिन बाद में जब 13 दिन की सरकार गिर गई और फिर दोबारा चुनाव हुआ, तो वहाँ मिर्ज़ापुर में जहाँ से चुनाव लड़ा था फूलन देवी ने, वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई
और बूथ कैप्चरिंग करके फूलन देवी को हराया गया। वो सरकार भी ज़्यादा नहीं थी कि 13 महीने तक चली थी, मगर उस बूथ कैप्चरिंग के मामले को लेकर के वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, और हम लोगों को पता चला कि फूलन देवी धरने पर बैठी है। तो मेरे साथ कुछ साथी थे हमारे राजस्थान के, हम लोगों ने सोचा क्यों ना उससे मिल लिया जाए। थोड़ा हमें उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन एक उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी कि फूलन देवी से मिलना। हम लोग जंतर मंतर पे गए मिलने के लिए, तो धरना स्थल पर वो सोई हुई थी, थोड़ा लेटी थी। तो हमने वहाँ जो खड़े थे उसके गार्ड वगैरह, उनसे बात की, भाई हमें फूलन देवी से मिलना है। तो बोला वो अभी सो रही है। तो मैंने कहा जगाओ। तो वो एक सब इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा था, उसने कहा भाई साहब हमारी तो हिम्मत है नहीं इसको जगाने की, ठीक है ना, हमारी तो हिम्मत है नहीं इसको जगाने की, ये अपने आप जागेगी तब आप मिल लेना। तो फिर हम लोगों को थोड़ा वेट भी करना पड़ा। 10-15 मिनट बाद में जब उसने करवट बदली, तो पास में बैठे थे उनके धरना स्थल पर सहयोगी, उन लोगों ने कहा कि राजस्थान से कोई आपसे मिलने के लिए आए। तो हम लोग, उन्होंने तुरंत कहा बुलाओ। तो मैं और मेरे साथी वहाँ गए। हमने अपने इंट्रोडक्शन में जब उसको बताया कि हम राजस्थान से आए हैं और भील कम्युनिटी से हैं, तो आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि वो उठकर खड़ी हो गई और गले लग गई। गले लग कर के उसने जो शब्द कहे वो मुझे आज भी याद है, और उन शब्दों ने मुझे एक बहुत बड़ा खोज का विषय दिया था, जो मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। ये इसी आदिवासी दिवस से भी संबंधित है, और फूलन देवी से भी संबंधित है, और हमारे समाज से भी संबंधित है, और हमारे मिशन से भी बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि हम राजस्थान के भील हैं, तो वो लपक कर मेरे गले लग गई और कहा मेरे मायके वाले आए। जब उसने कहा कि मेरे मायके वाले आए हैं, तो मैं खुद हैरान था कि कह क्या रही है। तो फिर हमें बिठा करके उसने कहा कि राजस्थान में भीलों का क्या हाल है। मैंने कहा हाल तो फिर राजस्थान में भील है तो उनका बहुत बुरा हाल है, तभी तो हम दिल्ली में आए हैं। अगर अच्छा हाल होता तो हम दिल्ली में क्यों आते, और फिर आपसे मिलने आए हैं। तो उसने जो जानकारी मुझे दी कि मैं मल्लाह जाति से हूं, और मल्लाह जो है, इधर जिनको मल्लाह कहा जाता है, जो केवट कहा जाता है, जिनको निषाद कहा जाता है, और निषाद, मल्लाह, केवट, ये जो लोग हैं ये प्योर भील हैं, यानी कि ट्राइब्स हैं, आदिवासी, जिनको अभी कई जगह कश्यप भी कहा जाता है, निषाद भी कहा जाता है, कई जगह पर उनको मल्लाह, केवट के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जानकारी उन्होंने मुझे उस समय दी कि हम भील हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर, हमारी आबादी 20 से 25% है मल्लाह, केवट, निषाद इनकी, और इनको वहाँ पर ओबीसी में डाल के रखा हुआ है। एक षड्यंत्र जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहाँ कहाँ षड्यंत्र नहीं होते हैं, और हमारा दुश्मन कितना जो है सतर्क और सावधान रह करके षड्यंत्र करता है कि हमारे लोगों के समझ में ही नहीं आता। अब जो वहाँ पर मछली पकड़ने का काम करते थे, नाव चलाने का काम कर रहे थे, मल्लाह केवट का काम करते थे, निषाद जो दुसाद और निषाद ये जो चिड़ियाओं को पकड़ते थे, इस तरीके से सभी जो ट्राइब्स लोग थे उनको वहाँ पर उन्होंने आदिवासी में डाल रखा है। सॉरी, आदिवासी में होना चाहिए, उनको अदर बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। अब अदर बैकवर्ड क्लास में उनको जानकारी नहीं थी और उनको सर्टिफिकेट दिया जाने चला लगा ओबीसी का। जैसे कि बिहार के अंदर ये जो मुसहर है, मुसहर ट्राइब्स जाति है, आदिवासी जाति है, जिसको गुजरात के अंदर महाराष्ट्र बॉर्डर और उस साइड में ऊंदर मार बोलते हैं। उधर मुसर, मुसर का मतलब जो चूहों को मार कर खा जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, और उधर जो ऊंदर मार बोलते हैं, तो ऊंदर गुजराती में ऊंदर बोलते हैं चूहे को, तो वो ऊंदर मार और इधर मुसहर, ये ट्राइब्स लोग हैं, आदिवासी हैं।
लेकिन उनको भी अलग अलग जगह पर अलग कैटेगरी में डाला गया और उनको शेड्यूल कास्ट में वहाँ पर डाला गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो आज मेरा बात कहने का जो मतलब है इस अवसर पर, और ये समर्पित है उस क्रांति बाला हमारे समाज की गौरवशाली वीरांगना को, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि वो वहाँ अगर उनके समाज को रखा होता तो उत्तर प्रदेश में 22 से 25% ट्राइब्स होता, जहाँ पर आधा परसेंट भी ट्राइब नहीं है। आज की तारीख में आधा परसेंट भी नहीं है। तो वहाँ पर ट्राइब्स को किस तरीके से तोड़ करके उन्होंने उधर ओबीसी में डाल दिया, और ओबीसी के लोगों को क्या बताया कि ये तुम्हारे अंदर आ गए हैं, भूल से आओ कैसे भी आओ, लेकिन ये वास्तव में जो है ये आदिवासी हैं और भील हैं, निषाद हैं, ये तुम्हारे बराबरी के नहीं हैं। इसलिए वहाँ पर निषाद, मल्लाह, केवट, दुसाद, इन लोगों की दशा जो मैं देखी, तो मेरा उस फूलन देवी से बात होने के बाद में ये सब्जेक्ट बन गया, मेरे लिए खोज का विषय बन गया। तो मैंने इस बात को खोज की उत्तर प्रदेश में जब मैं प्रभारी रहा उस समय, तब मुझे पता चला कि वहाँ 25% के आसपास आबादी है जिसको उन्होंने ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास में डाल रखा है। और अदर बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, ओबीसी की जो जातियां हैं वहाँ पर पिछड़ी जातियां हैं, जैसे यादव है, ये जब सैनी है, माली है, कुमार जो भी है, ये लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इनके साथ में किसी भी प्रकार का रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते। और ये जो निषाद, दुसाद, मल्ला, केवट है, ये लोग शेड्यूल कास्ट में डाली हुई जातियां जो हमारी मूल निवासी जातियां हैं या ट्राइब्स, तो वहां खत्म ही कर दिया कुल मिलाकर। तो वे शेड्यूल कास्ट के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करते। एक गैप डाल दिया गया, उधर से भी कट गए, इधर से भी कट गए, ये दशा वहां थी। तो वो घटना मुझे उन्होंने उस समय फूलन देवी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जब हम बैठे थे तो बातचीत के दौरान ये सब बताया कि हम भी उसी कैटेगरी में हैं, लेकिन हम लोगों को वहां पर ओबीसी में डाल रखा है, जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बात उस समय सांसद बनकर 13 दिन सांसद रहने के बाद में फिर चुनाव लड़ी, और फिर वो चुनाव बूथ कैप्चरिंग की वजह से हार गई। फिर वो 13 महीने सरकार चली, उसके बाद फिर वो सरकार गिर गई, और उसके बाद में दोबारा जब सरकार चुनाव हुए तो वो फिर से जीत करके लोकसभा में गई, और उसके बाद में उसे मार डाला गया। ये कहानी मैं आपको उसके जन्मदिन पर इसलिए बता रहा हूं कि जो आदिवासी के रूप में आज नहीं तो एक दिन पहले का जो वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे है, जिसे भारत में जो ट्राइब्स लोग बड़े गर्व से आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी में डाला हुआ वो भाई भी तुम्हारा ट्राइब्स है। बिहार में मुसहर, जिसको शेड्यूल कास्ट में डाला गया, वो भी आपका भाई है। ये सब बाद में षड्यंत्र के साथ में हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में नहीं हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्राइब्स जातियों को जहां जहां थी उनको सूचीबद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन 100% वो नहीं कर पाए थे। तो जो बची हुई जातियां थी उनको इन्होंने इस प्रकार से षड्यंत्र के तौर पे डाल दी। गुजरात के अंदर भी बता दूं आपको, एक कोली पटेल है, एक लेवा पटेल है, एक कड़वा पटेल है, 3 पटेल हैं। तो लेवा और कड़वा, उनके अंदर बेटी व्यवहार तो करो नहीं होता है, लेकिन रोटी व्यवहार होता है। वहां पर उनमें अनटचेबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन जो कोली पटेल है उसको लेवा और कड़वा पटेल उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मूल रूप से कोली वंश जो ट्राइब्स आदिवासी है उससे बिलोंग करते हैं, और वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में निवास करते हैं। तो उनका जो है वहाँ पर, वो भी उन लोगों ने चलो उनको ओबीसी में डाल दिया, लेकिन वो ओबीसी के जो लोग हैं वो उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि आज मुझे पता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, इसलिए कई लोगों की सलाह भी आई है कि थोड़ा शॉर्ट में ही कर ले तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे या ज़्यादा देखेंगे। तो मैं इसको आज लगभग कोशिश करूँगा कि जल्दी ही निपटा दूँ।
तो ये बात मैंने आपको फूलन देवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसलिए बताई कि पूरे देश के अंदर जो ट्राइब्स बचा हुआ है, ट्राइब्स तो सभी है, पूरा भारत का 90% जो लोग है वे लोग आदिवासी हैं। उनकी पहचान खत्म कर दी गई है, पहचान खत्म किए हुए आदिवासी और पहचान बनाए हुए आदिवासी। तो ये सिलसिला उन्होंने बंद नहीं किया कि जिस तरीके से काम के आधार पर जातियां बना करके इस देश के मूल निवासियों को पहचान खत्म करके शूद्र वर्ण में डाल करके उनकी सेवा लेकर के उन्होंने उनसे अलग कर दिया, ठीक उसी तरीके से अनटचेबल बना करके एक वर्ग को, और जो वो ट्राइब्स था, वो आदिवासी ही था, उसको एक अलग पहचान, अछूत की पहचान दे करके उनको साइड में कर दिया। लेकिन बाद में भी कुछ बच गए थे, 7-8-10%, जो 10% 15% बचे हुए लोग थे, उनको भी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद और इस देश में तथाकथित आज़ादी के बाद में भी इनकी पहचान खत्म करने का सिलसिला आज तक खत्म नहीं किया, अभी भी जारी है। और अभी भी वो हर संभव प्रयास करते हैं कि इनकी पहचान खत्म कर दी जाए। इसके लिए वो आदिवासी एरिया में बड़े बड़े प्लान बना करके वहां से उनको विस्थापित करने का, माइग्रेट करने का प्लान बनाते हैं, ताकि वे लोग शहरों में जाएं और वहां फुटपाथ पर झोपड़पट्टी में अपनी पहचान खत्म करके और कहीं और नाम से पहचाने जाएंगे, तो ये आदिवासी नहीं रहेगा। आदिवासी शब्द और मूल निवासी शब्द, ये मैं आपको आज समझाना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जब 2001 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कल भी और हर साल भी देखते हैं और वैसे भी नॉर्मली बात भी चलती रहती है, तो वो कहते हैं कि जो मूल निवासी शब्द है, ये लोग, ये भारत के इंडिजीनियस पीपल नहीं है, यानी कि भारत के ये मूल निवासी यानी आदिवासी नहीं है। ऐसा जिनको आदिवासी का वो सिर पे चढ़ा हुआ है ना भूत, और समझते हैं कि हम आदिवासी ही हैं और आदिवासी ही सारा तीर मार लेंगे। अच्छी बात है, मारना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व है कि हम देश की पहचान बनाए हुए हैं, इससे मैं ऐतराज़ नहीं करता, मैं खुद भी इसी कैटेगरी से आता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जब 2001 में इस देश के अंदर एक सोशल जो सिस्टम देश का है उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ और उसमें एक चीज़ सामने आई डीएनए के आधार पर, तो डीएनए के आधार पर एक चीज़ क्या सामने आई कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, और इन तीनों में से कन्वर्टेड यानी धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये तमाम लोग जो है ये भारत के मूल निवासी हैं या कैसे हैं, किस आधार पे है, ये डीएनए ने साबित किया कि इन लोगों का डीएनए आपस में 100% मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, और उसमें से धर्म परिवर्तित लोग, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो रिसर्च सामने आया, सबसे बड़ा जो रिजल्ट सामने आया वो ये था कि भारत में रहने वाली जो भी औरतें हैं वो विदेश से नहीं आई है, विदेश से आई हैं उनकी बात अलग है, वो यहाँ नागरिकता बना लेकर के रह रही है उनकी बात अलग है, लेकिन भारत के अंदर रहने वाली महिलाएं जो है उनका डीएनए 100% एक मिलता है, आपस में मैच करता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में है, क्षत्रिय के घर में है, चाहे वैश्य के घर में है, चाहे वो शूद्र के घर में है, चाहे वो मुसलमान के घर में है, चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, कहीं पर भी है, वो महिला का डीएनए आपस में 100% मैच करता है। और जो पुरुष हैं उनका डीएनए एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी और जो ओबीसी है, इनका डीएनए आपस में 100% मैच करता है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए इन लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल ही मैच नहीं करता, जबकि उनका डीएनए मध्य एशिया, यूरेशिया और वहाँ के इराक, ईरान के देशों से मेल खाता है, मिलान करता है। यहाँ के लोगों के साथ में उनका 0.5% भी उनका डीएनए नहीं मिलता है। तो बात अब तक सारे लोग जान चुके हैं कि डीएनए के आधार पर ये बात क्लियर हो गई, लेकिन मैं आज यहाँ डीएनए के आधार पर जो बात हुई है उस बात को और ज़्यादा, जो हमारे बीच में एक विवाद खड़ा कर रही है, हमारे लोगों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है, उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कि जब हमने एक क्लियर कर दिया कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य का नाम जब मैं लेता हूं तो जैन नहीं,
जैन बाहर है। और जब मैं क्षत्रिय का नाम लेता हूँ तो वे लोग नहीं जो गांवों में छोटे छोटे राजपूत ठिकाने घराने हैं, वो नहीं, वो लोग भारत के मूल निवासी है। मैं कई बार कह चुका हूं, और अगर डाउट है तो डीएनए टेस्ट करवा लें। लेकिन जो लोग बड़े घरानों के लोग हैं, जो राजे महाराजे हैं, उन लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का तो 100%, सारा गांव के अंदर जब भीख मांग के भी खाता है तो उसका डीएनए भी उन यूरेशिया के लोगों से मिलता है। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज हमें क्लियर क्या करना है? आज क्लियर ये करना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आदिवासी है इस देश के अंदर, वे ही भारत के मूल निवासी। और ये गुमराह करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट से फैसले में एक बात आती सामने कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, ज़्यादा लंबी बात ना हो जाए इसलिए मैं संक्षिप्त कर रहा हूं कि उसमें फैसले में क्या था कि एकलव्य का अंगूठा काटना एक अपराध था, एक गुनाह था। अगर द्रोणाचार्य आज होता तो उसे सजा होती। द्रोणाचार्य जब था तो भारत का संविधान नहीं था, ना आईपीसी थी, तो फिर उस समय उसको सजा कैसे होनी थी? उनकी मनुस्मृतियां थी जिनके मुताबिक वो जो करते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो एकलव्य का अंगूठा काटा गया या नहीं काटा गया, इसका कोई सबूत आज दिन तक पर हिस्टोरिकल नहीं है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का पुरातत्व के आधार पर या कहीं पर भी ये साबित नहीं हो रहा है कि एकलव्य की कहानी, यानी कि गीता, महाभारत, रामायण, जो कुछ भी ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ जो है कहीं पर भी हकीकत से कहीं थोड़ा बहुत भी नज़दीक हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए। एक निशाना ये था उनका कि ट्राइब्स जो है वो एकलव्य के साथ में जुड़े, बिरसा मुंडा की तरफ ना जाए, उसकी क्रांति की तरफ ना जाए, उसके आंदोलन की तरफ ना जाए, और हर बार अपना अंगूठा काट कर देता रहे, अपना अंगूठा काट कर देता रहे। ये साबित करने के लिए उन्होंने फैसला दिया। और दूसरा, उन्होंने जो महाभारत है उससे संबंधित रिलेटेड जो एकलव्य है उसको उन्होंने हिस्टोरिकल साबित कर दिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से हमारे साथ में कॉन्स्पिरेंसी होती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक फैसला और आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो जज फैसला देता है वो साधारण आदमी नहीं होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज अगर होता है तो गधा नहीं होता है, और गधा कभी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो भोला भाला भी नहीं है, ना समझ भी नहीं है, ना समझ भी उसको नहीं कह सकते। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ना समझ नहीं है, लेकिन वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझदार है। इसलिए वो क्या कहता है कि जो इस देश के आदिवासी है वे ही भारत के मूल निवासी है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी कि 2002-3 में एक नेशनल ज्योग्राफी पे एक न्यूज चलती थी। नेशनल ज्योग्राफी पे बताया जाता था कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से 65 से 70% लोग जो है बाहरी लोग हैं, विदेशी हैं। क्योंकि मूल निवासी कॉन्सेप्ट उस समय पनप रहा था। मूल निवासी कॉन्सेप्ट को डीएनए का एक बहुत बड़ा आधार मिल गया था, और वामसेफ के मंचों के माध्यम से इसको बड़े तेज गति से प्रसारित किया जा रहा था। इसके बुक्स वगैरह छप करके सारे पूरे देश में प्रसारित हो रहे थे। तो उनको घबराहट लगी, इसलिए उन्होंने एक देश के बड़े तबके को, ओबीसी वर्ग को गुमराह करने के लिए कहा कि इस देश में रहने वाले 70% लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। ये जानकारी बहुत सारे लोगों के पास में है, मैं आपको आज फिर याद ताज़ा करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब वे आदिवासियों को सेग्रीगेट करते हैं, आदिवासियों को जब वो सेग्रीगेट करते हैं और आदिवासी सामने से उस सेग्रीगेशन का शिकार होते हैं, वे उनको पूरे देश की जो ताकत है, उनके भाई हैं, उन भाइयों से वो अलग करते हैं, और अलग करके फिर उनको कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दो मिलकर के फिर ओबीसी अगर उनके साथ आ जाता है तो यहाँ पर विदेशी जो आक्रांता, विदेशी ताकतें हैं, उनका वर्चस्व 0 हो जाता है। इसलिए वो हमेशा समय समय पर इस तरीके के दाव पेच और षड्यंत्र करता है।
करना उसकी मजबूरी है, करना पड़ता है, हम भी जानते हैं, लेकिन वो षड्यंत्र करता है, हम समझने के का प्रयास भी ना करें। और अगर समझ में नहीं आता है तो कोई समझाता है तो उसको सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं, हम समझने को भी तैयार नहीं हैं, और हम कहने के बाद मानने को भी तैयार नहीं हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज का संदेश देना चाहता हूं जो 9 अगस्त को सिर्फ आदिवासी दिवस तक सीमित कर रहे हैं, और जो ट्राइब्स तक मना रहे हैं, ट्राइब्स तक ही वो सीमित कर रहे हैं, और 9 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही पार्टिसिपेशन करते हैं, और आदिवासियों का पार्टिसिपेशन करके वे इस तरीके से मतलब दुश्मन का सहयोग कर रहे हैं कि हम आदिवासी अलग हैं और ये जो दूसरे मूल निवासी हैं ये अलग हैं। मैं आपको आदिवासी और मूल निवासी दो शब्दों का अगर अर्थ बताऊं, या फिर कहा जाए तो उसका मीनिंग अलग है या एक है, तो इस देश के अंदर पर्यायवाची शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और पर्यायवाची शब्द नहीं है, वे षड्यंत्र है। मैं इनको षड्यंत्र कहता हूँ, शब्दों का षड्यंत्र कहता हूँ, और ये शब्दों का षड्यंत्र हमेशा हमारे साथ होता रहता है। जब अगर पानी है, पानी जिसको पाली भाषा का शब्द है पानी, पूरे देश में जाओगे तो कहीं भी उसको एक नाम से जाना जाता है। देहात से देहात वाली जगह में जाओगे तो पानी जो डेवलपमेंट हो गया, वहाँ कहीं वाटर कह देते हैं, कहीं पर ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, तो कहीं पर उसको पंजाब बंगाल में जाओ तो जल बोलते हैं, है ना। अलग अलग नाम थोड़े हो गए हैं, लेकिन मूल जो शब्द है उसका है पानी है। पानी शब्द है, ये पानी शब्द अब उसको उन्होंने तोय कह दिया, नीरज कह दिया, जल कह दिया, पता नहीं कितने, मुझे भी 10-12 तो पहले याद थे, अब तो इतना नहीं, टीचिंग जॉब से अलग हो गए हैं तो। लेकिन ये मुझे पता है कि उसके कई अर्थ होते हैं। बादल का भी, आकाश का भी, धरती यानी कि जो अर्थ है इसका भी कई पर्यायवाची शब्द है। क्यों पर्यायवाची शब्द है, क्यों जरूरत है इनकी, क्यों क्यों इनको बनाया गया, क्यों इसका जो है निर्माण किया गया। जब एक ही शब्द से, एक वस्तु के एक ही शब्द से काम चल सकता है, तो उसके अलग अलग नाम और पर्यायवाची शब्द बनाने की क्या आवश्यकता है। ये भाषा और शब्दों का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो जो षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, वे लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भोले भाले लोग उस बारे में नहीं जानते। अब जो दो शब्दों का यहाँ पर भेद चल रहा है, जिसका इंडिजीनियस शब्द से जो ताल्लुक है, इंडिजीनियस का मतलब होता है कि वहां के मूल यानी कि वहां के मूल वंशी, वहां के आदि अनादि काल से पृथ्वी के प्रारंभ या मानव प्रजाति के पैदा होते समय से लेकर के आज दिन तक जो लोग वहां पर रहे हैं या उनका वंश जो चल रहा है, उसको इन्होंने मूल वंशी कहा है। मूल वंशी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ड शब्द बना है वो बना है इंडिजीनियस पीपल, इसके लिए नाम बना है। तो अगर मूल निवासी यहाँ भारत में उसको मूल वंशी कहें या मूल निवासी कहें, बात एक ही, वंशी भी वही है, निवासी भी वही है। और एक शब्द है आदिवासी। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, और अगर अंतर कुछ नहीं है तो हमारे लोगों को जो नॉन ट्राइब्स हैं, नॉन आदिवासी हैं, उनको मूल निवासी आदिवासी शब्द से नफरत क्यों है, और आदिवासियों को मूल निवासी शब्द से नफरत क्यों है। या फिर ऐसा है कि उनकी नासमझ का या उनकी भोलेपन का फायदा दुश्मन उठा रहा है, और वो उन्हें बहका करके उनको एक दूसरे से अलग करने का प्रयास कर रहा है। मुझे ये बात भली भांति समझ में आती है। जब इस देश के अंदर इंडिजीनियस पीपल डे का सिलसिला शुरू हुआ मनाने का, तो उन लोगों ने जो यूएनएम से आए हुए शब्द को भारत में लाए, उनको पता था कि अगर इसको हम लोग मूल निवासी शब्द के रूप में अगर हम इसे यहाँ प्रस्तुत करते हैं, प्रसारित करते हैं, और इस दिन को हम लोग पूरे देश में अगर मूल निवासी या मूलवंशी, विश्व मूलवंशी या मूल निवासी दिवस के रूप में भारत में अगर मनाया गया, तो बामसेफ का जो कार्यक्रम है और जो SC ST OBC के DNA का मामला है, ये बड़े पैमाने पर
जो है एक इकट्ठा होने में और मूल निवासी कॉन्सेप्ट को जल्दी फैलाने में सफलता मिल सकती है। इसलिए दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन ने कॉन्स्पिरेंसी की यहाँ पर भी, और कॉन्स्पिरेंसी करके उन्होंने इसको विश्व आदिवासी दिवस डाला, जबकि मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कहने में और समझने में फर्क है। जो 7.5-8% ट्राइब्स है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्राइब्स कहा, कबीलाई जातियां नाम दिया, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी संविधान में या कहीं पर भी बाबा साहब ने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मैं इन लोगों को इस देश के जो ऑल ओवर जो इनके मूल निवासी लोग हैं उनके साथ में मिलाना चाहता हूं। इसलिए इनको अगर आदिवासी कहूंगा तो दूसरे लोगों के लिए ये शब्द घातक हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी, जहां तक मेरी जानकारी है, बाबा साहब ने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मुझे पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड या शहर जो इनकी आइडेंटिटी बनाई वो शेड्यूल ट्राइब बनाई। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल मतलब अनुसूची, तो अनुसूची एक बनी जिसमें शेड्यूल कास्ट रखा गया, और एक शेड्यूल बनी जिसमें शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। जो जातियां निर्माण हो चुकी थी, जो जातियां निर्माण हो चुकी थी अदर बैकवर्ड क्लास में और शेड्यूल कास्ट में, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए कास्ट शब्द इस्तेमाल किया, और यहाँ पर उन्होंने ट्राइब शब्द इस्तेमाल किया, और उसकी हिंदी में अर्थ निकाला गया तो जनजाति, जनजाति, जबकि वहाँ पर कोई कास्ट का शब्द नहीं आता है। जिस तरीके से SC में शेड्यूल कास्ट आता है ना, अदर बैकवर्ड क्लास था जिसको अब कास्ट कर दिया गया है, पिछड़ी जातियां कर दिया है, पिछड़ा वर्ग था वो, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको वर्ग कहा, लेकिन बाद में बदमाशी के तहत उन लोगों ने इसको कास्ट में कन्वर्ट किया। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं आपको कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी जो जिनकी पहचान दुश्मनों ने जाति के रूप में बना दी थी, जिनको चाहे किसी को चूड़ा कहा, किसी को चमार कहा, किसी को जाटव कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को धोबी कहा, ये जो कह करके जो पहचान बना दी थी और जातियां जिनकी एक तरह से उनको ठप्पा लग चुका था, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के तौर पे शेड्यूल्ड बनाया यानी लिस्टेड किया। तो इसलिए उसको अनुसूचित जाति कहा जाता है, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, और यहाँ शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। तो शेड्यूल ट्राइब यानी कबीलाई, कबीलाई लोग जिनकी कोई जाति नहीं है। ये समझने की बात है, समझने का प्रयास करना। हमारा रिसर्च जो होता है, रात दिन हम लोग खोज करते हैं तो कुछ ना कुछ निकालते हैं। ट्राइब्स का मतलब होता है कबीलाई, यानी ये कबीलाई लोग हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है, लेकिन बाद में इनको भी जो उनकी नेचुरल पहचान थी, जो आज भी उनकी नेचुरल पहचान है, कोई काम धंधे से उनका रिलेशन नहीं है, ट्राइब्स का कोई पुश्तैनी काम नहीं है। ट्राइब्स का पहचान जो है वो हर जगह पर एक नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, किसी पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, किसी पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है, किसी नदी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे घास फूस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पहचान जो है उसकी कहीं न कहीं प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए उसकी कोई पर्टिकुलर जाति या उनकी दी हुई पहचान नहीं थी, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब उसको कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आज हमें समझना ये है शॉर्टली कि ये जो डीएनए के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का, शेड्यूल्ड कास्ट का, अदर बैकवर्ड क्लास का और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का अगर डीएनए और 100% महिलाओं का डीएनए एक मिलता है, तो ये शब्द कहां से आया कि आदिवासी और अन्य मूल निवासी। मेरा कोई मकसद होता है आने का और बताने का, डेली बकवास करने की मुझे आदत नहीं है, और डेली का जो ज्ञान देने वाले लोग देते रहते हैं, दे रहे हैं, हमें लेना भी चाहिए। मुझे लगता है तभी मैं आता हूं और बात करता हूं कि ये जो बात इस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं, ये कब तक धोखा खाते रहेंगे, ये कब तक जो है उनका शिकार और उनके षड्यंत्रों का शिकार होते रहेंगे, उनकी साजिशों में फंसते रहेंगे। ये समझाने का मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर ट्राइब्स में, और जिसको नॉन ट्राइब्स कहा गया है, शेड्यूल कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड क्लास या फिर कन्वर्टेड माइनॉरिटी, इन लोगों का जब डीएनए एक मिलता है, उनका नस्ल जब एक है,
तो वे अलग हुए कैसे और उनके अंदर ये भेद है क्यों, और ये भेद किसने डाला? ये कॉन्स्पिरेंसी के तहत इस देश के अंदर जब इंडिजिनियस पीपल डे मनाने का काम शुरू हुआ तो उन्होंने इसको हिंदी में शब्द दिया आदिवासी दिवस, ताकि ये देश के 7-7.5% लोगों तक सीमित हो जाए। और उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं जो आज से 10 साल तक 15 साल पहले अपने आप को आदिवासी नहीं मानती थी। मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूं कि जब हमने हमारी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट का जब संगठन बनाया तो उस समय जब हमारे सभी लोग थे वो आदिवासी शब्द से भड़कते थे, नफरत करते थे। आदिवासी शब्द से वो बिल्कुल ही मतलब एडजस्ट नहीं होते थे। तो वो क्या बोलते थे, संगठन का नाम क्या बनाना है, भील समाज विकास समिति। भील समाज विकास समिति, यानी भील जाति भी अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं थी। जब मैं 2001 में पहली बार आदिवासी की बात करता था, मूल निवासी की बात करता था, उस समय भील कम्युनिटी के लोग अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं थे। मीणा तो खैर आदिवासी के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो तो आदिवासी के बारे में कल्पना ही कहीं कर सकता, वो तो अपने आप को जमींदार जागीरदार पता नहीं क्या क्या बोलता था। और यहां तक कि 2001-2 की घटना बता दूं आपको, जिस समय राजस्थान की वो घटना उदाहरण है कि मानसिक विकसित लोगों को जब प्रशासन के द्वारा उनके इलाज के लिए, उनको बंधन से मुक्त करने के लिए, क्योंकि उनको पेड़ों से बांध कर रखा जाता था देहात में, तो ये खोज करते करते एक दिन प्रशासन और के लोग वहां पहुंचे और विकसित व्यक्ति जो खेजड़ी से बंधा हुआ था, पेड़ से बंधा हुआ था, उसको मुक्त करवाया। वहां पत्रकार भी साथ में थे। तो पत्रकारों ने उस खबर को छापा कि प्रशासन ने जाकर के एक मानसिक विकसित व्यक्ति को जंजीरों से मुक्त करवाया और उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। तो उसने नीचे जिक्र किया और लिखते हुए मैं पढ़कर हैरान था उस समय कि ये जो लिखा उसने, उसमें क्या लिखा कि वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कई दिनों से पेड़ से बंधा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे, वो नाखून बड़े हुए थे, उसके दांत काले कलूटे हो चुके थे, देखने में वो हूबहू आदिवासी जैसा लगता था। ये शब्द उस समय के राजस्थान पत्रिका और भास्कर के न्यूज़पेपरों में छप करके आया। यानी कि यहाँ आदिवासी हमारे समाज के, हमारी जाति के अंदर बात करें तो एक उदाहरण देते थे। जब भी कोई ऐसा थोड़ा सा कुरूप आदमी मान लो होता था, ब्लैक का रंग का काला है या फिर थोड़ा और तो शकल वकल ठीक नहीं है, तो उसको हमारे जाति के लोग बोलते थे, अरे ये तो आदिवासी जैसा लगता है, ये तो आदिवासी जैसा लगता है। वो आदिवासी कहने को तैयार नहीं थे। 20 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि हमारे वो लोग, मीणा, भील और अन्य जातियों के लोग भी गर्व से आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मनाना चाहिए, गर्व हमें होना चाहिए, मगर गर्व के साथ साथ हमें समझ भी होनी चाहिए। समझ ये होनी चाहिए कि अगर हम आदिवासी हैं और आदिवासी के अलावा शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये लोग अगर मूल निवासी है तो मूल निवासी में और आदिवासी में अंतर क्या है, ये समझने की जरूरत है। और अगर समझने की जरूरत ये है कि मूल निवासी और आदिवासी में उतना ही फर्क है जितना जल में और पानी में है, जल में और तोय में है, जल में और नीर में है। अगर इतना ही फर्क है तो हमें ये बेवकूफ़ी जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए और हमें पूरे देश के मूल निवासी बहुजन समाज यानी इंडिजीनियस पीपल्स को एक हो जाना चाहिए और जिन जातियों की दीवारों को ख़त्म करके, इस वर्ग के भेद को ख़त्म करके, बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे कि मैं इनको अगर एक ही कैटेगरी दे दूंगा तो ये कभी भी शामिल नहीं हो सकते। इसलिए जिस तरीके से उनको तोड़ा गया था ठीक उसी तरीके से जोड़ा भी गया। बाबा साहब अम्बेडकर शिल्पकार थे, कारीगर थे, वो जानते थे कि तोड़ा गया है वैसे ही जुड़ेगा। जो हिस्सा जहाँ से टूटा है उसको वहीं फिट करोगे तभी वो जुड़ेगा। अगर उसको और जगह कहीं सेट करोगे तो सेट नहीं हो पाएगा, वो जुड़ नहीं पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को जो तोड़ा गया था, उस समाज को शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासी के नाम से तोड़ा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास ये नाम दे करके उन्होंने उसको जोड़ने का प्रयास किया और फिर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया आरक्षण का, उनमें एजुकेशन का
और भी कई चीज़ें, सार्वजनिक स्थानों का, जहाँ पर वे आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, इनका भाईचारा बढ़ेगा। जब इनका भाईचारा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे ये समझ करके एक दिन एक हो जाएंगे। ये बाबा साहब का प्रयास था, लेकिन आज हम लोग बाबा साहब के उन प्रयासों को विफल कर रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और ये गैर आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं और ये मूल निवासी हैं। अरे बेवकूफ़ों, ये मूल निवासी और आदिवासी, मूल निवासी का मतलब होता है मूलतः वहाँ का रहने वाला, और आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादि काल से वहाँ रहने वाला। तो मूल में और आदि में क्या फ़र्क होता है? ठीक उतना ही फ़र्क होता है जितना मूल में और जड़ में फ़र्क होता है। जड़ में और मूल में दो शब्द हैं, लेकिन चीज़ एक है, जड़, और उसी को मूल कहा जाता है। तो मूल और जड़ में अगर कोई फर्क है तो आदिवासी में और मूल निवासी में फर्क है। कि जल्दी से जल्दी हमें फर्क को निकालना होगा, और निकाल करके हमको जल्दी से जल्दी इकट्ठा होना होगा। यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था कि हम डीएनए के आधार पर एक ही बाप की संतान हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं। फिर हमारा ये कैटेगराइजेशन क्यों है? ये नहीं रहना चाहिए। संवैधानिक अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने ऐसा किया था, समाज को तोड़ने के लिए नहीं किया था। और उसके अंदर भी एक अवसर दिया गया था कि आगे चल करके इन सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। आप समझने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर समझ में आ जाए तो चुप ना बैठ करके आगे समझाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ मैं आज फिर से आपको उस क्रांति बाला फूलन देवी के जन्म दिवस पर और विश्व इंडिजिनियस पीपल डे यानी कि मूल निवासी दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम लोग इंडिजीनियस शब्द को समझ करके हम लोग है जो अपना भाईचारा जल्दी से जल्दी बनाएं। ऐसा आप करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में आप सभी लोगों को फिर से जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।